अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया दावत पर हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अडियाला जेल में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में उन्हें हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत की इजाज़त दी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मुज़ाकरात खुफिया रहें और मीडिया की चमक तमक से दूर रखे जाएं ताकि संजीदा और नतीजा खेज गुफ्तगू मुमकिन हो सके। बैरिस्टर गौहर ने भी ज़राए को तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म की तजवीज़ इमरान खान तक पहुँचा दी गई है। ताहम उन्होंने ये बताने से गुरेज किया कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या हिदायत दी हैं या आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। पार्टी से वाबस्ता एक जरिए ने यह भी इंकशाफ किया कि इमरान खान चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तायद से हों और वो इस मकसद के तहत किसी इस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी आमादा है। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद की है। ताहम कहा है कि वज़ीर आज़म ने असेंबली में ऑफर दी जिसका हमने खैर मकदम किया है। दूसरी तरफ अलीमा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने की खबर को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन सिर्फ इमरान खान हैं और तमाम फैसले उन्हीं की मंजूरी से होते हैं। बैरिस्टर गौहर को पार्टी तक पैगाम रसानी की जिम्मेदारी दी गई है। अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं। अगर किसी को शक है तो वो कुछ नहीं कर सकती। सबको इजाज़त लेने के लिए इमरान खान के पास जाना पड़ता है। चेयरमैन इमरान खान ही है। ये सारी पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजी के बाद मुल्क के अंदर सियासी हम आहंगी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इस पर जोर दिया जा रहा है, मगर पीटीआई की लीडरशिप और अलीमा खान की बातों से पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। हर बहरान अपने अंदर एक मौका छुपाए होता है। भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की कामयाब फौजी हिकमत अमली ने कौम में फ़ख्र का जज्बा बेदार किया है। इस जज्बे को इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर मौजूद सियासी तकसीम को भी ख़त्म किया जा सकता है। गुज़िश्ता चंद बरसों में इक़्तिदार की कशमकश ने कौम को अंदर से कमज़ोर किया है, लेकिन हालिया वाक़यात ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दरपेश ख़तरात के वक्त तमाम सियासी क़ुव्वतें मुत्तहद हो सकती हैं। यह एहसास अब कौमी बयानिए में वापस आना चाहिए। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़ाती मफादात को एक तरफ रखकर मफादात के तहत आगे बढ़ना होगा। जब कौम में कौमी जज्बा बुलंद हो तो मुफाहिमत आसान हो जाती है। पाकिस्तान को मुस्बत सिमत में ले जाने का यह नायाब मौका है, इसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। क्या सियासी क़ुव्वतें इस जानिब बढ़ पाएंगी, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी, ज़ैगम खान और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत, चेयरमैन पीटीआई का खैर मकदम, तजवीज़ बानी तक पहुंचा दी। क्या बानी पीटीआई अब की बार मौके से फ़ायदा उठाएंगे? ज़ैगम साहब, पीटीआई के जनवरी में भी हमने मुज़ाकरात देखे। मुज़ाकरात की बात हो, डायलॉग की बात हो, जितना नुकसान पार्टी के अंदर तकसीम या मुख्तलिफ किस्म के जब बयानिए आते हैं, बैरूनी फैक्टर्स ने उतना नुकसान नहीं दिया जितना खुद पार्टी के अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मुज़ाकरात के मामले पे दिया है। क्या कौमी यकजहती की फ़िज़ा से फ़ायदा उठाते हुए ये कोई फ़ायदा पीटीआई इमरान खान साहब उठा पाएंगे, या ये तकसीम है इनकी लीडरशिप के अंदर, ये महरूम हो जाएंगे इस बात से भी? आयशा, आप एक तरफ तो नवीद दे रही हैं इस बात की कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, और साथ ही आपने अलीमा खान साहिबा का बयान सुनवाया, और क्या कमाल का बयान है। वो बयान ये कहता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल पार्टी का जो ऑफिशियल चेयरमैन है, जो बाकायदा चेयरमैन है, वो महज एक डाकिया है। ये फाउंडर ऑफ द पीटीआई, जो सबसे उनके करीब उनकी बहन है, जो उनके बिहाफ पे बोलती है, वो कह रही हैं कि हमारी पार्टी का जो चेयरमैन है वो डाकिया है। सिर्फ वो बोल ही नहीं सकता, पार्टी के बिहाफ पे बोल ही नहीं सकता, फैसला करने की बात ही छोड़े। कैसी सितम ज़रीफ़ी, और सिर्फ एक पार्टी की सितम ज़रीफ़ी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ में जावेद हाशमी भी एक डाकिया था, थोड़ा सा औकात से बाहर हुआ तो निकाल के बाहर किया। पीपल्स पार्टी में अमीन फ़हीम भी एक डाकिया था। ये ज़ाती जायदादें हैं, ये पार्टियां जो हैं ये पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसीलिए पाकिस्तान में जमहूरियत का ये हाल है कि जो पार्टियां एसेंस है जमहूरियत की, जिन्होंने पाकिस्तान को जमहूरियत देनी है, जमहूरियत चलानी है, द पर्सनल प्रॉपर्टीज़। तो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में यही होता है कि मौके भी ज़ाय होते हैं। देखिए, ये एक नायाब मौका है पाकिस्तान के लिए, एक ऐसे वक्त में जब कौमी हम आहंगी की फ़ज़ा है, सब लोग एक जैसा फील कर रहे हैं, हर दिल एक साथ धड़क रहा है, हर जुबान पे एक बात है, नफरतें एक तरफ चली गई हैं,
सब लोग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि हम अपना पॉलिटिकल हाउस इन ऑर्डर कर लें। लेकिन बहुत से दरिया हैं जो अबूर करने हैं, और मुझे बहुत शक है कि वो दरिया अबूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला दरिया वो है डिस्ट्रस्ट का, अदम एतमाद की कमी का। अब अलीमा खान भी तो यही कह रही है ना, वो तो छोड़े, दूसरों की तो बात छोड़ें, वो जो चोर डाकू वो जो है उन पे तो एतमाद की बात छोड़ें, अपनी पार्टी के चेयरमैन पे एतमाद की हालत है कि वो डाकी से आगे अगर बढ़े तो बिल्कुल गलत है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ही कैन ओनली बी ट्रस्टेड टू बी अ पोस्टमैन। ये हमारी सियासत में एतमाद की बात है। बाकी लीडरों में जो नफ्सा नफसी है, जो बाकायदा मुंतखब चेयरमैन है, उनका बड़ी तादाद से, बहुत बड़ी मैंडेट से उसके साथ जो हशर नशर होता है और वो जो दूसरों का करता है, वो एक अलग बात है। सो हुकूमत के साथ एक मिसट्रस्ट है। हुकूमत बड़ी मुश्किल से तैयार होगी इमरान खान को ट्रस्ट करने पर, क्योंकि इमरान खान हमेशा उनका ये रहा है कि इन तमाम पार्टियों को ख़त्म होना चाहिए, इनकी कोई जगह ही नहीं है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनको मिलियामेट करने की कोशिश की और अब भी वो वही प्रॉमिस करते हैं। तो अगर वो पीछे हटते हैं, अगर इमरान खान कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें भी जगह देने को तैयार हूँ, मैं अगली दफ़ा अगर आया तो तुम्हें नहीं ठोकूंगा, तुम्हें ख़त्म नहीं करूंगा, ज़ैगम साहब, तो फिर कैसी पॉलिटिकल हार्मनी और वो कैसे होगी? फिर ये पॉलिटिकल कोएग्जिस्टेंस इन जमातों की कैसी, ये क्या अप्रोच है? मतलब 2-2.5 साल जेल में रहने के बाद भी के ग्राउंड तो पॉलिटिकल है, उसी के अंदर रेसलिंग होगी जो होगी, तो ये तो ना चलाने वाली बात है। फिर तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स हो जाना चाहिए कि कभी भी ये जमातें इकट्ठी हो सकती हैं या बैठ सकती हैं। हो सकती हैं, हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो डिस्ट्रस्ट है मेरे ख्याल में शायद 90s में भी इतना नहीं था, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रखा था कि हुकूमत को पीटीआई पे ट्रस्ट नहीं, पीटीआई ये समझती है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, और पीटीआई का बयानिया ये है कि जो चोर डाकू हैं इनकी हुकूमत में कोई जगह नहीं, इनकी सियासत में कोई जगह नहीं। अगर ये यहाँ से हटते भी हैं तो मुझे बताइए मीडिएटर कौन होगा, जामिन कौन होगा, पीटीआई का जामिन कौन होगा, इमरान खान का जामिन कौन होगा कि वो पहले की तरह बिहेव नहीं करेंगे, हुकूमत का जामिन कौन होगा कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे। और ये तो इनकी बात कर रहे हैं अंदर की। अब मुझे बताइए, जो बहुत बड़ा इस वक्त मसला है, जो एलिफेंट इन द रूम है, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आसानी से इमरान खान पे, पीटीआई पे एतबार कर लेगी? उनका जो कहना है कि जब तक ये 9 मई पे इफ़ दे डोंट कम क्लीन, माफ़ी नहीं मांगते तो इनकी कोई जगह नहीं। तो क्या पीटीआई इस बात पे तैयार होगी कि वहाँ से पीछे हटे, या मुक़्तदर इस बात पे तैयार होगी कि चलो ठीक है इनके साथ बहुत हो गया, अब जाने दो, ठीक हो गया? ये बहुत बड़ा दरिया है। फिर जो नैरेटिव्स का एक पूरी वार चल रही है, तो क्या इस नैरेटिव की वार से पीटीआई पीछे हटेगी? क्योंकि वो समझती है कि उसकी सारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ये है, और उन नैरेटिव्स की वजह से उस सारे जो तूफान है वहाँ सोशल मीडिया का, उसकी वजह से जब भी सुलह होने लगती है तो वो धागा ही टूट जाता है। ठीक हो गया। जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, क्योंकि उनको तो वो बंद करने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में देयर आर ह्यूज चैलेंजेस, लेकिन फिर भी हमें मुतालबा करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ से बात आगे बढ़ेगी, ये लोग अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, मौजूदा फिजा का फायदा ना उठाने के बाद पीटीआई को आने वाले अरसे में कोई सुनहरी मौका दोबारा, कोई इस तरह का ग्राउंड दोबारा मिल पाएगा? जो चैलेंजेस ज़ैगम साहब ने आपने सामने रखे हमारे, कोई ब्रेक थ्रू लगता है कि इस पॉइंट के रास्ते निकला जा सकता है, एक पॉलिटिकल हार्मनी की तरफ बढ़ जाए, या माजी हॉन्ट करता रहेगा और रास्ता नहीं बन पाएगा? आयशा, जो इमरान खान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें, वो इस वक्त इतनी मजबूत हैं कि उनके साथ किसी किस्म की बातचीत में जाना बड़े वाज़े और शफाफ अहदाफ के साथ होना चाहिए। यानी एक ऐसी कौम और एक ऐसी हुकूमत जो भी 4 दिन की जंग जीत के आई है, जिसके मुआशी इशारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिसके बारे में इंटरनेशनल जरीदे मज़ामीन लिख रहे हैं, जिसके बारे में एक इंटरनेशनल ओपिनियन एक बड़ी पॉजिटिव तरीके से सामने आई है, वो हुकूमत अपने आप को कहाँ पे नीचे लेके जाएगी एक ऐसी पार्टी के साथ जो खुद तितर बितर है? सियासी तौर पर पीटीआई मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत कमजोर विकेट पे खड़ी हुई है। अगर इमरान खान आज जाता है किसी किस्म के मुज़ाकरात के अंदर, तो क्यों जाएगा? उसका मकसद क्या है? किस लिए जाना चाहेगा? इस वजह से कोई जेल में और 2 साल हो गए और जेल में तंग आ गया, थक गया, तो अगर इस किस्म की कोई बात करनी है तो फिर तो जाहिर है कोई ना कोई उसको ऑफर कर देगा कि ठीक है खामोश रहो, पार्टी को ज्यादा
اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جاؤ جا کے 2 سال 3 سال ولایت میں گزار کے آ جاؤ اپنے بچوں کے پاس. یہ پاسبلٹی ہے، پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن اس حد تک ہی ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کے تو مجھے کسی قسم کا کوئی ہدف نظر نہیں آتا جو سیاسی طور پر پی ٹی آئی حاصل کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے، نہ کسی طرح کی کیفیت میں ہے. وہی والی بات ہوگی کہ پی ٹی آئی اس وقت کیا حاصل کیا کرنا چاہے گی سوائے عمران خان کی رہائی کے علاوہ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، انہوں نے آج کوئی اجلاس بھی بلایا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کو جماعت نے. ہاں، تحریکیں امریکہ چلا چکے نا. دیکھیے، انتشار بھی کر لیا، احتجاج بھی کر لیا، مذاکرات بھی کر لیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کر لیے، اشارے بھی دے دیے، سالس بھی باہر سے منگوا لیے. جو پاکستانی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی جو طوفان اٹھانا تھا برپا کر لیا. ہوا تو کچھ بھی نہیں. یہی ان کے ہاتھ میں چیزیں ہیں نا. پھر سے وہی اگر پتے کھیلنے ہیں جو پہلے کھیل چکے ہیں اور جو ہار چکے ہیں، تو آج کی کیفیت کے اندر جس میں کہ جو مقتدرہ ہے، جو کہ حکومت بھی ہے جس میں شامل، وہ تو انتہائی طاقت کی پوزیشن کے اندر ہے. تو ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. نہ ہی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی سیاسی سوچ اب کیا ہے. پی ٹی آئی اندر سے بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی پارٹی ہے. مجھے تو کوئی کسی قسم کی سیاسی سوچ اس چیز میں نظر نہیں آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر. نہ وہ لایا عمل بنا سکے کہ ہم نے قوم کے ساتھ مل کے کیسے چلنا ہے. انہوں نے سیفٹی جانی. جب یہ جنگ ہوئی، چلیں میں تھوڑا سا اور میگنانیمس ہو جاتا ہوں اپنے سوچ کے اندر، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پاکستانی قوم کے ساتھ، اور پوری قوم کھڑی ہو گئی اور ہم نے جا کے یہ جنگ کے اندر ان کے یہ کہنے کے علاوہ ان کے پاس چارہ اور کیا کہنا ہی تھا نا. پاکستانی کے طور پہ یہ کہنا تھا. تو اس لیے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. دیکھ، وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے آج کے ماحول کے اندر ان تمام چیزوں سے. ان کے ہاتھ میں پتہ بھی کوئی نہیں رہ گیا. وہ پتے کریٹ کرنے، پتے بنانے کے اور اپنے ہاتھ میں پتے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. ان کے اندر وہ مہارت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی قسم کا پتا اپنے ہاتھ میں کھیل سکے. ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس. اگر یہی کرنا ہے، اب حکومت کا کیا ہوگا؟ حکومت جب آفر کریے، ایک تو وہ بہت اونچی جگہ سے آیا بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اس کو کچھ بھی نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے کہ آؤ گے، آؤ میرے سامنے بیٹھو، ہاں میں تمہیں کہوں گا اس طرح اس طرح اس طرح کرو، آرام سے بیٹھو، تسلی سے بیٹھو، اور ہم دیکھتے ہیں 200 مقدمے ہیں، 150 مقدمے ہیں، اس میں سے 70 کم ہو جائیں گے مثال کے طور پہ عمران خان کے پاس رہیں گے، باقی 25-30 ادھر ہی جہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ان کو اور یہ کہا جائے گا عدالتی طریقوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو اس لیے کوئی بہت بڑی ریلیف ملنے والی نہیں ہے. میری نظر میں پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک ریلیف کی امید ہے کہ ہمارا لیڈر کسی طریقے سے باہر آ جائے اور سیاست میں پھر ایکٹیو ہو جائے. یہی ایک چیز ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کے ماحول میں کوئی اپنے پاؤں پہ اتنی بڑی کلہاڑی مارے گا کہ ان حالات کے اندر کہ اس قسم کی کوئی چیز کو پرمٹ کرے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس اندر کوئی بڑی زیادہ کوئی جان ہے. اچھی بات ہے، پرائم منسٹر کا یہی کام تھا، ان کو اس طرح کی چیز دیتے، لیکن انہوں نے بھی ایسا موقع چنا کہ آؤ بچو، اب میں سامنے آ کے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہیں کس طریقے سے ڈیل کرتا ہوں. یہ والی بات ہے، اس قسم کی اپروچ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا پی ٹی آئی کے پاس. نتھنگ فار دیم ٹو گین اینڈ فار دا گورنمنٹ نتھنگ ٹو لوز فار دا گورنمنٹ. سو دیر فور یہ مذاکرات پہلی بات ہے ہونے بھی نہیں چاہیے ان حالات کے اندر، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو بالکل ایبسولوٹلی لا حاصل ہو. تو نتھنگ ٹو گین اور نتھنگ ٹو لوز پہ آگے رضا رومی صاحب، 9 مئی کے بعد حالیہ ثانیہ 9 مئی پرانی بات کر رہی ہوں، حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں یہ پہلا موقع آیا کہ پی ٹی آئی، جو ابھی شہزاد صاحب نے بھی بات کی، قومی دفاع کے لیے حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. مگر علیمہ خان جو اوپر زیغم صاحب نے بڑے ہائی لائٹ کیا میری اس بات کو اٹھاتے ہوئے کہ علیمہ خان اس دوران بھی متنازع بیانات دیتی رہی ہیں. مذاکرات میں جب کوئی چیز ہو بھی رہی ہو تو ان کے بیانات سب سے مختلف آتے ہیں، رکاوٹیں نظر آتی ہیں. وہ کیا علیمہ خان ہی مذاکرات یا چیزوں کے پروسیس ہونے میں، یا عمران خان کی طرف کوئی ریلیف یا کوئی بات آگے بڑی رکاوٹ دکھائی دیتی ہیں اس پوری صورتحال میں گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر؟ عائشہ شکریہ. دیکھیے، خان صاحب کے ساتھ مذاکرات یا معاملہ طے کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں سوائے خود خان صاحب کے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. علیمہ خان ہو، بیرسٹر گوہر ہو، کوئی اور ہو، یہ محض نام ہے. در حقیقت جب عمران خان صاحب خود اپنی روش اور اپنی سیاسی پالیسی بدلیں گے، اس وقت معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلی بات جو جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ سیاسی حکمت عملی کم دکھائی دیتی ہے بلکہ انقاء ہے. آپ دیکھیں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں اس پارٹی کے اندر، اور ٹھیک ہے وہ پریشر میں ہیں، ان کے اوپر ریپریشن کی گئی ہے، اور ان حالات میں جب ان کا لیڈر جیل میں ہو تو یقیناً پارٹیاں متحد رہ کر ایک کوہیرنٹ سیاسی قوت کے طور پر نہیں آپریٹ کر سکتی. مگر جو کچھ ان کے سپورٹرز اور مختلف لیڈرز باتیں کرتے ہیں، اب اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ کس طرح سے ان حالات میں
मुज़ाकरात कहीं पहुंचेंगे। ये बात अच्छी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी दावत दी है, और अगर खान साहब एम्पावर करते हैं अपने जो उनकी बैरिस्टर गौहर और दीगर जो जिन लोगों को खुद उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, तो फिर मामला कहीं आगे भी पहुंचता है, ताकि वो मिल के बैठे तो सही कि कौन से मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। मगर ये कहना कि सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर बात करें या मिलिट्री से ही बात होगी, तो वो तो मुश्किल है होना। और अभी इन हालात में, जैसे भी शहजाद चौधरी साहब ने मारूजी तज्जिया किया, देखिए वाकया ये है कि ये आपने पहले 9 मई का जिक्र किया था, आपने सानेहा 9 मई कह के उसको करेक्ट कर दिया। बात ये कि अब 2 9 मई हो गए 2 साल में। पहला 9 मई जो था, वो जो भी एक कोशिश थी, काविश थी कि पाकिस्तान के सबसे अहम इदारे के अंदर कोई गड़बड़ की जाए या उकसाया जाए, ये ओपन है, सब बातें कोई मैं नहीं कर रहा, सब कुछ सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में सब कुछ है। अब वो उसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है। फिर एक दूसरा 9 मई था जिसके ऊपर ये कि एक बैरूने मुल्क दुश्मन ने कोशिश की कि उसी इदारे को कमज़ोर कर कर जो है नीचा दिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए, और जो भी है वो जो भी उनके एलिगेशंस हैं वो हम उसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। वो भी नाकाम हो गया। तो 2 9 मई नाकाम हुए। उससे नेट नतीजा ये हुआ कि 2 साल के बाद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंतहाई मजबूत हो गई है। खसूसन ये जो रिसेंट जंग है, इसके बाद मुझे नहीं समझ आता कि वो कौन सी बार्गेनिंग पोजीशन में है खान साहब या उनकी पार्टी, कि वो उस इदारे से बात करेंगे जिस इदारे को जब ये मामला शुरू हुआ पहलगाम का और हिंदुस्तान की तरफ से धमकियां आई और पहला वाकया हुआ, तो आप मुतनाज़ा बयानात की बात करें, यकीन जानिए कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती कि मैं उन चीज़ों को दोहराऊं, मगर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने पहले कहा कि ये सब टोपी ड्रामा है मोदी और नवाज शरीफ का। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा, फिर उन्होंने ये भी इल्जामात लगाए, उन्होंने भी, उनकी पार्टी के और लोगों ने भी, कि ये कहाँ लड़ेंगे, बॉर्डर पे जाएं, वीगो डाला मोदी के ये भेजे, क्यों नहीं वहां पे जाके लड़ते। ये बातें हैं कहने वाली जब आपका मुल्क जो है वो अंडर थ्रेट हो, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत जो है उस खतरे में हो, तो आपके ख्याल से कि वो लोग जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो ये सब देख नहीं रहे होंगे? बिल्कुल ठीक कहा। क्या वो सब ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होंगे? यकीनन कर रहे होंगे, हुकूमत भी, मुक्तदरा इदारे भी। चुनाचे ये जो इंतशारी कैफियत है इस पार्टी के अंदर, उसको अब चेंज होना पड़ेगा। उसके लिए खुद खान साहब को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। यू टर्न्स के वो माहिर हैं, एक यू टर्न ले लें और वो कहें कि भाई हमसे जो गलतियां हुई हैं वो हम उनको तस्लीम करते हैं, थॉट प्रोसेस को रिकरेक्ट करें, अपना कोर्स करेक्शन करें किसी तरीके से, क्योंकि जो बात हुई है नथिंग टू गेन वाली जगह पर पहुंच गए। हमारे साहब, कदम इत्मीनान के फैक्टर की बात हुई दोनों तरफ से, हुकूमत भी और इमरान खान भी। अभी आज का हवाला आप दे देती हूँ आपसे, हम इस सेगमेंट के एंड पे रहते हुए। इसहाक डार साहब ने जब अभी खिताब किया सेनेट में, उन्होंने कहा सियासत सबका हक है, किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहते। अपोजिशन को मिसाक़े मईशत का बार बार कहा है, मईशत पर इत्तेहाद होना चाहिए, हम इकट्ठे हो सकते हैं। हुकूमत हाई पॉइंट्स, जैसे शहजाद साहब ने, हुकूमत हाई पॉइंट्स से इस वक्त बात करी, वो यही ऑफर कर सकते हैं। मुकदमात तो सॉर्टेड आउट नहीं करा सकते। क्या इतना गिरने के बाद, इस अप्रोच और सोच के बाद पीटीआई के अंदर से कोई सीख की बात आएगी? फायदा उठाएंगे? पीटीआई कमज़ोर तरीन पोजीशन से मुज़ाकरात करेगी। यानी जितना वक्त गुजरा है पीछे, और कई दफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र भी हुई और हालात भी कुछ बने, एक दफ़ा आगाज़ भी हुआ छोटा सा, लेकिन वो सब हर दफ़ा पीटीआई बेहतर पोजीशन में थी आज की निस्बत। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि इस वक्त हुकूमत अपने यानी ज़ैनत पर, हमारी रियासत भी और हमारी हुकूमत भी इस वक्त पाकिस्तान की यानी अपने वो टॉप पॉइंट यानी औज सुरैया को छू रहे हैं, आप ये कहिए। तो इस सूरत हाल में इमरान खान इससे क्या पा सकेंगे, क्या नहीं पा सकेंगे, ये मेरा ख्याल है बात की बातें। लेकिन अगर बुनियादी बात अगर हम ये समझ लें कि अगर मुज़ाकरात की कोई सूरत निकलती है, हम हर हाल में इसकी तायीद करते हैं। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं, इस वक्त भी कहते हैं कि ये हुकूमत के पार्ट पर दूरअंदेशी समझी जाएगी, ये फहम व फरासत का मुजाहरा होगा। इसी तरह रियासतें चलती हैं। हम आज के दिन में ब्लिंकर्स पहन के खड़े नहीं हो सकते कि ये अब ऐसा ही रहेगा मुल्क। ये मुल्क आगे बढ़ता जाएगा, नए हालात पैदा होंगे। मुल्क तो आगे बढ़ रहा है जी, वो पीछे रह रहे हैं जी, नए हालात पैदा होंगे
اور ان حالات میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اتنی بڑی پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ جتنی بھی منتشر ہے، چاہے اس میں جو بھی افراتفری کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف پارٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ عوام کا بھی تو مسئلہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی بھرپور طریقے سے اس سارے یہ جو ہم فتح کا ایک طرح سے جشن مناتے ہیں، تو وہ سب لوگ بھی وہ سرشاری کی کیفیت محسوس کریں جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے. یعنی بہترین وقت ہے یہ پاکستان کے پرچم تلے اکٹھے ہونے کا. سیاست کرتے ہیں یہ ساتھ ساتھ، لیکن یہ پاکستان کم از کم ایک بنیادی بات پر تو اکٹھے ہو جائیے، اور ریاست اور سیاست کا جو فرق ہمیشہ ہم کہتے ہیں وہ سمجھنے کا بھی بہترین وقت ہے. رضا رومی صاحب گنوا رہے تھے نا کہ کیا کیا آوازیں آتی رہیں، بھانت بھانت کی بولیاں، یعنی اس وقت بھی وہ اپنے پیٹی چھوٹے چھوٹے وہ سیاسی سکور سیٹل کرنے کی کوشش میں رہے. بری بات تھی، میرا خیال ہے اس کو بھی نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے. خان صاحب کے لیے اس وقت ضروری یہ ہے کہ وہ رولز آف دا گیم ایک دفعہ پھر طے کریں، یہ سمجھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان کی، اور رولز آف دا گیم ہے کیا. اس سسٹم کو الٹانے کی کوشش مت کی جائے، اس سسٹم کا پارٹ بنا جائے، کیونکہ اس سے یہ جو ہائیبریڈ حکومت جسے وہ الٹانا چاہتے ہیں، حکومت نہیں ایک نظام جو ہے، دیکھیے اگر تو کوئی آئیڈیالوجیکل ایسی بات ہوتی تو ہم سمجھتے یار کہ ایک آدمی کھڑا ہے، چاہے اس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہ جائے تو وہ وہاں پر اپنے مقام پہ کھڑا رہے گا. ایسی بات تو نہیں ہے، وہ تو خود بانی ہے. بانی سے مراد یہ جو اسپیٹ چل رہا ہے ویو، اس کے وہ بانی ہیں اور انہوں نے اس کی بنا رکھی ہوئی ہے. تو ان کو آئیڈیالوجیکل مسئلہ تو کوئی ہے نہیں، سیاست کا ہی مسئلہ ہے نا. تو میرا خیال ہے سیاست کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ وہ اس نظام کو الٹانے کے بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب وہ دوسری طرف دیکھیں نا آپ کہ وہ ٹرمپ کی کال آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ وہ تو نہیں ہوا جیسے گنوا بھی رہے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا جو وہ 2.5 سال میں کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور اب آخری یہ وقت آ گئی کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں ان کے فرزند وہ انٹرویو دے رہے ہیں پہلی دفعہ، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے والد صاحب کی اجازت سے ہم یہ کر رہے ہیں اور دنیا سے اپیل کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نوبت آنے کے بجائے کہ وہ دنیا سے اپیلیں کریں، وہ ملک میں ہی اپنے معاملات طے کر لیں جو اس وقت طے ہو سکتے ہیں. انہیں اس سلسلے میں ایک سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے. جی ایک بریک لیتے ہیں، جائیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف انٹرنیشنل جریدے کر رہے ہیں، پاکستان سے کوششیں جاری ہیں، کتنا آگے بڑھ پائیں گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ 3 سال سے ہچکولے کھاتی ملکی معیشت اب بتدریج بہتری کی جانب گامزن ہے. IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے اگلی قسط کی منظوری اور بجٹ سے متعلق تجاویز نے عالمی سطح پر پاکستان کے مالی ڈسپلن اور ذمہ دارانہ طرز حکمرانی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. IMF نے $7 ارب کے قرض پروگرام کی دوسری قسط $1 ارب 2 کروڑ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سختی سے IMF پروگرام پر عمل کر رہا ہے، جس کے باعث ملک معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے. عالمی مالیاتی جریدے بیرن نے پاکستان کی اقتصادی میدان میں کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف توجہ نہ دی تو شاید سرمایہ کاروں کو پچھتانا پڑے. اگرچہ معیشت کو درپیش چیلنجز ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، لیکن کئی معاشی اشاریے بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مہنگائی کی شرح میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں توازن، انٹرسٹ ریٹ میں مسلسل کمی، ترسیلات زر میں استحکام اور سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد نے اس بیانیے کو تقویت دی ہے کہ معیشت اب دھیرے دھیرے سنبھل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات، محصولات کے نظام کو مؤثر بنانے اور اخراجات میں کمی جیسے اقدامات کا آغاز کیا ہے، جو معیشت کو طویل المدتی بنیادوں پر استحکام دینے کی کاوشوں کا حصہ ہیں. IMF کی شرائط سخت ضرور ہیں، مگر ان کا مقصد مالی نظم و ضبط کو یقینی بنانا اور معیشت کو مصنوعی سہاروں کے بجائے پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے. حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص رقم، زرعی اصلاحات اور برآمدات بڑھانے کے لیے مراعاتی پیکیجز کی تجویز اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ معیشت کو صرف سرکاری اخراجات سے نہیں بلکہ پیداواری صلاحیت سے چلانے کا عزم موجود ہے. ایسے میں سوال یہ نہیں کہ معیشت کو چیلنجز درپیش ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس بہتری کو پائیدار ترقی میں بدلنے کے لیے سیاسی استحکام اور معاشی نظم و نسق کو برقرار رکھ پائے گی. کیونکہ معاشی بحالی کا سفر طویل اور نازک ہوتا ہے اور اس میں غلط فیصلوں کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ساتھ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اقتصادی اشاریوں کی بہتری کا اثر عوام کی جیب تک کب اور کیسے منتقل ہوگا، کیونکہ عوامی سطح پر بہتری کا احساس صرف اعداد و شمار سے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں آسانی اور مہنگائی میں حقیقی کمی سے ہوتا ہے. اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے، IMF قسط عالمی اداروں کی جانب سے معاشی بہتری کا اعتراف، کرنسی مستحکم، شرح سود اور مہنگائی میں کمی، کیا حکومت معیشت کی موجودہ بہتری کو پائیدار ترقی میں بدلنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ زیغم صاحب، بہتر اشاریے
मजीद बेहतर और पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे क्या? मईशत में हमारी हुकूमतें ऐसा चन्न 24 दफ़ा चढ़ा चुकी हैं। 1958 से अब तक 24 दफ़ा IMF के पास गई हैं, 24 दफ़ा ऐसा इस्तेहकाम आया है और 24 दफ़ा हम वापस गिरे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत उन वजूहात को दूर कर पाएगी जिसकी वजह से हम बार बार नीचे गिरते हैं, हम दुनिया का एक बास्केट केस बनकर रह गए। दो सादा सी बातें मैं आपको बता देता हूँ, आप जज कर लीजिए। सबसे बड़ा हमारा बुनियादी मसला ये है कि एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं और नतीजे में होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। डॉलर बाहर ज़्यादा जाता है, अंदर कम आता है, तो कमी हम पूरी करते हैं भीख मांग के, उधार लेके, और 130 बिलियन डॉलर उधार चढ़ा दिया है। तो क्या हम एक्सपोर्ट लेड इकानमी बनेंगे? अभी तक एक्सपोर्ट बहुत नहीं बढ़ रही, अभी इस महीने तो उल्टा कम हुई हैं। सिर्फ इस वक्त जो आपको सुकून नज़र आ रहा है, 2-3 सादा सी वजूहात हैं। एक तो ये कि तेल बहुत सस्ता है, बहुत बचत हो गई है, कमोडिटीज़ की कीमत गिर गई है, और जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रही थी वो बढ़ गई हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम मुस्तकिल तसल्ली कर लें। तो क्या इस पर हुकूमत कुछ करेगी? ये साबित होगा जब ये करेंगे। दूसरी बात कि हुकूमत की आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, रेवेन्यू कलेक्शन दुनिया में कम तरीन है, 9% ऑफ GDP है। जो देते हैं उनका रगड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा है, उनको उल्टा लटकाया हुआ है, लेकिन जो नहीं देते वो बहुत बड़े शेर हैं। अगर ये हुकूमत दुकानदारों से ले लेती है ना टैक्स, जो चौथाई है आपकी इकानमी का, उनसे चौथा टैक्स, मईशत का चौथा टैक्स उनसे वसूल कर लेती हैं, तो फिर आप कहेंगे कि इनकी ये वाला मामला भी ठीक हो गया। अभी तक उसके कोई आसार नहीं है। कोशिशें तो इस मामले में बहुत हुई हैं साहब, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और इन टैक्सेस को लेके, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ एक लाइन में मैं आपको, देखिए आयशा, बात ये होता है कि कोशिशों पर नहीं जाएंगे, आनिया जानिया सब हुकूमत बहुत करती है, उससे मुतासर होने की बात नहीं है। ठीक है, हमें रिजल्ट दिखाएं, आउटकम्स की बात करें। ठीक हो गया। शहजाद साहब, भारत की सिफारती कोशिशों दबाव के बावजूद IMF ने पाकिस्तान के लिए किस्त जारी कर दी। क्या आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर बढ़ता एतमाद है या फिर ये जियो स्ट्रेटेजिक मजबूरी है? देखिए, IMF वाले भी आपसे क्या कहते हैं, फिस्कल मैनेजमेंट, वो आपकी जो जैसे कि पैदावारी सलाहियत की तरफ नहीं जाते। वो ये नहीं, वो कहते हैं पैदावार स्लो कर दो, अखराजात को कम कर दो, अपने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम कर दो। तो वो मैनेजमेंट पे आपको जोर देते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट यही है कि जो हम दे रहे हैं इसको सही तौर पे अपना गुजारा करें या इसको अपने रिजर्व्स में रखें। तो मेरा हाल है उनका इंटरेस्ट इससे ज्यादा नहीं होता। और पाकिस्तान को जो फायदा हुआ है अपने इशारियों के अंदर, वो बुनियादी तौर पर दो जो बड़े हमारे मजबूत सेंटर्स हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। ये दो बंदों ने बहुत बेहतर तौर पे फिस्कल मैनेजमेंट की है, जो हमारा मालियाती मैनेजमेंट है बेहतरीन अंदाज में की है, और वो अखराजात जो खाम में हम कर दिया करते थे उनके ऊपर किसी हद तक काबू पाया। इसी से अंदाजा लगा लें कि 1100 अरब का हमारा जैसे कहते हैं ना कि डेवलपमेंट प्लान था, तरक्याती मंसूबा पूरे मुल्क के लिए 1100 अरब का। उस 1100 अरब में से गालिबन 3 या 350 या 400 हम खर्च कर चुके। यानी जो 700, 650, 700 था वो आसानी के साथ हमने जम कर लिया, और अपना जो फिस्कल डेफिसिट हमारा वाइड होता जा रहा था उसको कम करने के लिए हमने उसको कहा कि अच्छा वापस आ जाओ। तो महसूलात को बढ़ाना नहीं है, अपने अखराजात को कम करके उस तरीके से। लेकिन जो अखराजात गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्रीज के अंदर हैं, जो हमारे अल्ले तल्लों में, उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। महसूलात बढ़ नहीं रहे, अखराजात वहीं के वहीं खड़े हैं, वो फिर पैसा उधार मांग के करते हैं। दूसरी बात, जब तक आपके यहाँ ग्रोथ या पैदावार नहीं होगी उस वक्त तक लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। जब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी उनके घरों के अंदर सुकून नहीं आएगा। ये सब बाकी इशारे रह जाएंगे। जो लोगों को तसल्ली होनी चाहिए, तस्कीन होनी चाहिए किसी किस्म की माशी तरक्की की, वो नहीं आती उनके पास जब तक नौकरियां नहीं मिलती। और नौकरियां तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप पैदावार नहीं करते। तो इस पैदावार में अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है अगले बजट में। हो सकता है कि ये कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक। और कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ जब होती है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आगे ऊपर नीचे हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे कैसे बताया जा रहा था, आपको ज़ैम साहब ने बताया, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा होता है, नौकरियां बन नहीं रही होती, कंजम्पशन पे आप चला रहे हैं इकोनॉमी को। तो मेरा हाल है कि ये पायदार तरीका नहीं है। बड़ी जल्दी हम जिसे कहते हैं बबल बर्स्ट हो जाएगा और फिर उसी जगह पे खड़े होंगे। ठीक हो गया जी, एक ही नुक्ते पर पहुंचे कि पायदार तरीका नहीं है। मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, मौजूदा माशी बेहतरी कहा जा सकता है कि टैक्स नेट को बढ़ाने, महसूलात के निज़ाम को बेहतर करने के बायस है, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही है वक्ती इक़दामात का नतीजा है, लॉन्गर रन में पायदार तरक्की की तरफ नहीं लेके जाएगी सूरत हाल? देखिए आयशा, पहली तो ये बात है कि जो हालिया IMF का प्रोग्राम चल रहा है, आप ये देखिए कि माजी के बरक्स जो है, पहले पाकिस्तान को ये फ़ायदा होता था कि पाकिस्तान चूँकि बिल्कुल अमेरिका के कैंप में था, तो IMF की जो किस्तें थी या इमदाद थी उसमें कदरे आसानी होती थी, और कभी कभी कंडीशंस नहीं भी होती थी तो उनको वेव कर दिया जाता था या डिले कर दिया जाता था। अभी पिछले 1-2 साल में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हमें अमेरिकी हुकूमत की वो सपोर्ट मौजूद नहीं है जो पहले हुआ करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस भी थी, जिसका खमियाजा भुगता भी अवाम ने, जो पिछले 1.5-2 साल में हुआ आप सब ने देखा। और पाकिस्तान को चारों नाचार बहुत सारी शराइत और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जिन्हें कहा जाता है उन पर अमल करना पड़ा, जिसमें कि महसूलात का निज़ाम भी है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तफसील में भी नहीं जाऊंगा, वक्त कम होगा फिर आप मुझे रोक देंगी। तो उसका नतीजा बिल्कुल हुआ है। नंबर एक। नंबर दो ये हुआ है कि हमारी बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कदरे बेहतर हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत इतनी नीचे चली गई थी, गिरावट इस कदर आ चुकी थी जब हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे कि अब वहां से ऊपर ही जा रहे हैं। ग्रोथ की जो नंबर्स हैं वो कहाँ 0 या 1% से अब 2.5 के ऊपर आ गए हैं, और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में ये मजीद ऊपर जाएगी। मगर इसके ऊपर जारी बात है कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये स्टेज आई है कि एक तो जो बड़ा मसला आ गया पाकिस्तान के डिफेंस का, वो भी कोई पाकिस्तानी, कोई हुकूमत, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी ने तो ये कहा है कि उन्होंने पॉज लिया है, वो तो दोबारा कुछ ना कुछ करेंगे। तो चुनाचे इसलिए अब ये बहुत अहम बजट होगा और बड़ा पेचीदा बजट होगा, और कुछ पॉलिसी मिक्स ऐसा लाना पड़ेगा कि जहां पर पाकिस्तान की जो ग्रोथ की नीड्स है, सोशल स्पेंडिंग की नीड्स है और डिफेंस की, वो हम आहंग हो जाए और उसके दरमियान कोई बैलेंस निकले। दुरुस्त हो गया। हमारे साहब, ऊपर आपने बात सुनी कि नहीं लग रहा कि पायदार तरक्की में जाएंगे, अभी आपने रजा का सुना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई मौजज़ा है, हो सकता है, हो रहा है? हम तो यही चाहते हैं जी, हर तरफ से, हर महाज से खुशखबरी आ रही है, एक मुल्क में वफूर का आलम है, लोग पुरुम्मीद हैं, बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं, और एक नफसियाती तौर पर फ़ज़ा मुअत्तर लग रही है आपको। तो ऐसी सूरत हाल में ये सारी तनकीद बजा है, लेकिन मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं इस पर कोई मनफी बात करूं। इसको भी हम, मेरा ख्याल है, इंडिया के विज़ावी में देखना चाहूँगा कि इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान को ये किस्त ना मिले, और उसने उसकी वजूहात बताई कि जी ये तो इस्लाहात फिर उन्होंने नाफिज नहीं की, ठीक था, जो कि गलत बयानी थी। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्दी में मुआवनत करते हैं, ये पैसा इस्तेमाल होगा तो पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, ये बात भी उनकी नहीं मानी गई। ये फोरम ही नहीं था, ये तो ऐसे ही उन्होंने अपनी एक ज़िद पूरी करने के लिए। असल बात तो यही है कि ये फैटफ तय करता है, ब्लैक लिस्टें बनाता है, ग्रे लिस्टें बनाता है, और दहशत गर्दी के हवाले से अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की को मदद की जा रही हो रियासती सतह पर, तो उससे अपनी वो कार्रवाई करते हैं। और पाकिस्तान को 2022 में वो एक क्लीन चिट दे चुके हैं कि पाकिस्तान क्लीन मुल्क है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें इसी तरह मैं इसको देखना चाहूँगा कि ये भी हमारी एक कामयाबी है, और उम्मीद है, जैसे कि हमें तवक्को नहीं थी कि ये 4 दिन इस तरह मुल्क की नफसियाती फ़ज़ा बदल देंगे, तो हम तवक्को रखते हैं कि इस दफ़ा ये जो 25वां वो कह रहे हैं, और आज हुसैन हक़ानी साहब ने कहा भी हुआ था कि ICU में जब 25वीं दफ़ा जब मरीज़ जाता है तो गौर करना चाहिए क्या मसला है। लेकिन हम उम्मीद हैं, तवक्को रखते हैं कि ये एक नए बाब का आगाज़ है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। जैसे दिनों ने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए बदला, उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले चंद साल मईशत को भी मजबूती की तरफ ले जाएं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।